नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा लिखा है टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो नंबर 1 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंबर 2 नेशनल पार्क्स और नंबर 3 जो है वो है वेटलैंड्स। यानी कि आज हम इन 3 टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर हम पर्टिकुलरली हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। अगर हम नेशनल पार्क्स की बात करते हैं तो हरियाणा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। और अगर हम वेटलैंड की बात करते हैं तो हरियाणा में कौन कौन से वेटलैंड हैं। तो एज यूजुअल आप लोग जानते होंगे, एज ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि आप लोगों को जब भी मेरी क्लास अटेंड करते हैं तो आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए और आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का पेन होना चाहिए। बिकॉज देयर विल बी सम डिस्कशन जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ पर कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, नोट डाउन करने हैं और वो पॉइंट आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करते रहेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो भी लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर हम जनरल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हरियाणा की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो वहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। और आप सभी को इस सेशन को एक बार लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करना है। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं और जो नेशनल पार्क होते हैं, इसके बीच में सबसे पहले मैं बताऊं आपसे कि इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसके बीच में अंतर क्या होता है। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये जो नेशनल पार्क है, ये दोनों के दोनों ही क्या है, बोथ ऑफ दीज आर प्रोटेक्टेड एरियाज। ये दोनों के दोनों क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। किसके प्रोटेक्टेड एरियाज हैं? दीज आर द प्रोटेक्टेड एरियाज अंडर द वाइल्ड लाइफ Protection Act 1972. So these are protected areas under WPA 1972। यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो आया था उसके तहत इन दोनों को संरक्षित क्षेत्र बना दिया गया। अच्छा, इसमें एक डिस्कशन और भी आता है और वो डिस्कशन आता है अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व। दिस इज अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो अगर मैं नेशनल पार्क की बात करता हूं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करता हूं तो मैंने आपको क्या बताया कि ये प्रोटेक्टेड एरिया है और ये प्रोटेक्टेड एरिया किसके तहत है? अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब देखो इनके बीच में मेन डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस ये है कि अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो ये वो एरिया है जहां पर पॉइंट नंबर 1 कि अगर कोई इंडेंजर्ड स्पीसीज है, अगर कोई इंडेंजर्ड स्पीसीज है तो उस इंडेंजर्ड स्पीसीज को, अब देखो बात को समझना कि अगर हम किसी स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अगर कोई प्रजाति है और वो उसके विलुप्त होने का खतरा है, हम उसको संरक्षित करना चाहते हैं, हम उसको बचाना चाहते हैं, तो एक चीज है कि हम उसको वहां से उसका जो नेचुरल हैबिटाट है, हैबिटाट का मीनिंग होता है होम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का जो घर होता है वो हैबिटाट होता है, कि हम उसको उसके नेचुरल हैबिटाट से निकालें और हम कहीं बाहर रखते हैं, हमने किसी जू में रख दिया। और एक ये होता है कि कोई इंडेंजर्ड स्पीसीज है, कोई प्रजाति है जिसके विलुप्त होने का खतरा है और हम उसको उसी के जो नेचुरल हैबिटाट है वहीं पर हम क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है कि कोई भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, उस इंडेंजर्ड स्पीसीज को उसके एक्सटिंक्शन से बचाना है और उसके एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए हम उसको कहां पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसका जो नेचुरल हैबिटाट है उस नेचुरल हैबिटाट में ही हम वहां पर उसको रख रहे हैं। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं ये किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए होती हैं। वाइल्ड लाइफ, कोई भी वाइल्ड लाइफ है उस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ के लिए होती हैं, उसको प्रोटेक्ट करना है और उसको प्रोटेक्ट कहां पर करना है, उसका जो नेचुरल हैबिटाट है उस नेचुरल हैबिटाट में ही प्रोटेक्ट करना है। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं, इनके भीतर सबसे खास बात यह है कि इनको किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया जाता है। इनको किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है सो उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इनको क्या किया जाता है, इनको डिक्लेयर किया जाता है। और दूसरी सबसे मेन बात यह होती है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो बाउंड्रीज होती हैं, वो बाउंड्रीज जो होती हैं वो फिक्स नहीं होती हैं। बाउंड्रीज आर नॉट फिक्स। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई यही बाउंड्री है इसकी, मतलब अगर हम देखते हैं तो इसका कि एरिया कितना है तो उसका एरिया एकदम पर्टिकुलरली फिक्स नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी बात कि यहां पर जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं,
जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, यानी कि जो मानवीय गतिविधियां होती हैं, कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके आसपास रहने वाले लोग हैं, वहां के आसपास रहने वाले लेट अस सपोज ट्राइबल पीपल हैं, जनजातीय लोग हैं, तो जनजातीय लोग क्या करते हैं कि उस एरिया में अपने पशुओं को चराने जाते हैं। वो जनजातीय लोग क्या करते हैं कि वो जो एरिया है वहां पर अपने किसी और काम के लिए जाते हैं। तो ये क्या है कि वहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं वो दीज आर अलाउड, वो अलाउड होती है। मैंने क्या बताया आपको, इंडेंजर्ड स्पीसीज जो हैं उनको नेचुरल हैबिटेट में प्रिजर्व करना है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनती हैं, बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो क्या होती हैं, अलाउड होती हैं। यानी कि अगर हमें ग्रेजिंग करनी है, ठीक है, तो ग्रेजिंग अलाउड है। बट एक चीज याद रखेंगे, दैट सेटलमेंट इज नॉट अलाउड, कि जो सेटलमेंट है वो सेटलमेंट यहां पर अलाउड नहीं होता है। ये ऐसा नहीं है कि लोग जो है वो अपने यहां पर सेटलमेंट कर लेंगे, सेटलमेंट अलाउड किसी भी तरीके का नहीं होता है। इसको सेटलमेंट हम ये कहते हैं कि सेटलमेंट इज नॉट अलाउड। अच्छा, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं ये डिक्लेयर कर होती हैं किसी नोटिफिकेशन से स्टेट गवर्नमेंट के, और ये स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के बाद इनको प्रोटेक्शन मिलता है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर हम बात करते हैं नेशनल पार्क की, अब हम बात करते हैं नेशनल पार्क की, तो जब हम नेशनल पार्क की बात करते हैं तो नेशनल पार्क का एरिया जो होता है वो कंपैरेटिवली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बड़ा होता है। पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है कि नेशनल पार्क जो हैं दे आर आल्सो द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दे आर आल्सो द प्रोटेक्टेड एरियाज, दे आर आल्सो द प्रोटेक्टेड एरियाज अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो पहला पॉइंट यही हो गया, दे आर आल्सो प्रोटेक्टेड अंडर WPA 1972। ओके, अब हम नेशनल पार्क की बात करते हैं। तो नेशनल पार्क में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या फर्क होता है कि जिस तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी पर्टिकुलर स्टेट द्वारा डिक्लेयर की जाती है, जस्ट लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो नेशनल पार्क होते हैं वो नेशनल पार्क भी किसके द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं, दे आर ऑल्सो डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट। लेकिन यहां पर जो हैबिटेट होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। यहां का जो एरिया होता है वो एरिया क्या होता है, बड़ा होता है। सो दे हैव लार्ज एरिया, दे इंक्लूड्स लार्ज एरिया। यहां पर क्या है, यहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है, यहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और नेशनल पार्क में यही फर्क होता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जहां ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड। ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड, ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग हैं वो यहां पर क्या कर सकते हैं कि जिस तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लोग क्या कर सकते हैं, ग्रेजिंग कर सकते हैं, अपने पशुओं को चरा सकते हैं, और जो छोटे मोटे काम है वो कर सकते हैं। बट नहीं, नेशनल पार्क एकदम प्रोटेक्टेड है। नेशनल पार्क में जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस, दिस इज द मेजर डिफरेंस। और जब अगर हम बात सेटलमेंट की करते हैं तो सेटलमेंट तो यहां पर ये अलाउड नहीं था, तो सेटलमेंट यहां पर कैसे अलाउड होगा। सो सेटलमेंट इज नॉट अलाउड। ये पॉइंट आप क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लो, इसको लिख लो, दैट देयर इज नो सेटलमेंट अलाउड। सेटलमेंट इज नॉट अलाउड, सेटलमेंट अलाउड नहीं है। सेटलमेंट अलाउड ना होने के साथ साथ यहां पर बाउंड्रीज क्या थी, फिक्स नहीं थी। लेकिन यहां पर जो बाउंड्रीज हैं वो बाउंड्रीज क्या हैं, एकदम डिमार्केटेड हैं, एकदम फिक्स हैं कि हाँ भाई ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क की ये बाउंड्री होगी, एकदम फिक्स है। एक इंपॉर्टेंट बात कि हमने क्या कहा कि यहां पर ग्रेजिंग जो है वो क्या होती है, अलाउड होती है, ग्रेजिंग अलाउड होती है। यहां पर क्या होता है, यहां पर देयर इज नो लाइवस्टॉक ग्रेजिंग, देयर इज नो लाइवस्टॉक ग्रेजिंग, कोई ग्रेजिंग नहीं होती है। सो दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बिटवीन द नेशनल पार्क। सो आई होप ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, और आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि नेशनल पार्क क्या होते हैं। ठीक है, दोनों ही प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व, हालांकि आज मेरा डिस्कशन नहीं है, किसी और दिन मैं आपको करूंगा, अलग से सेपरेटली डिस्कस करूंगा। बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था मैन एंड बायोस्फीयर
MAB, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1972, उसमें इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो बायोस्फीयर रिजर्व का जो एरिया होता है वो कंपैरेटिवली सबसे बड़ा होता है। अगर आपसे पूछा जाए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, और आपसे पूछा गया कि बताओ सबसे बड़ा एरिया कौन सा है, तो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। एक बायोस्फीयर में रिजर्व में मोर देन 1 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंक्लूड हो सकती है, मोर देन 1 नेशनल पार्क इंक्लूड हो सकते हैं। और बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो 2 स्टेट में भी हो सकते हैं, 3 स्टेट में भी हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, जो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला का जो ट्राई जंक्शन है वहां पर लोकेटेड है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं ये बड़े एरिया होते हैं, नेशनल पार्क से भी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी। और इसमें किसका जिक्र किया जाता है, दे किसके अंडर बने थे, मैब। मैब का मतलब होता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। यहां पर पहली बार मैन को इंक्लूड किया गया था। मैन को इंक्लूड किया गया था कि आप एक बात बताओ कि जब आप किसी एरिया को प्रोटेक्टेड कर रहे हो तो वहां पर आसपास के जो लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, वो ट्राइबल पीपल्स को भी इंक्लूड किया जाए, उनके भी जो राइट्स हैं, उनके भी जो अधिकार हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए। भाई किसी पर्टिकुलर एरिया के जो लोग हैं, वहां पर जो रहने वाले लोग हैं, उन लोगों की जो आजीविका है, वो बहुत से लोगों की आजीविका उन जंगलों पर निर्भर करती है। वहां पर वो अपने पशुओं को चराते हैं, वहां पर वो लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, वहां पर वो हनी कलेक्ट करते हैं, लाख कलेक्ट करते हैं। तो इसलिए आप उनके राइट्स को भी कंजर्व करें, प्रिजर्व करें। किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि जो ट्राइबल पीपल हैं, एक सोचने की बात है कि वो जो ट्राइबल पीपल हैं वो इतने सक्षम नहीं है कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। सो इट इज द ड्यूटी, ये उन लोगों की ड्यूटी है जो ये जो चीजें प्रोग्राम बना रहे हैं, जो यहाँ पर लेजिस्लेशन फॉर्म कर रहे हैं, कि आप ऑलरेडी उनके अधिकारों का ध्यान यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेशनल पार्क एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो आई होप दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। अब हम डिस्कस करते हैं आगे कि अगर हम हरियाणा में नेशनल पार्क की बात करते हैं तो हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है। हरियाणा में 2 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, यहां पर आपको इमेज नजर आ रही होगी। इस इमेज में आपको बर्ड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के बर्ड है। ये जो बर्ड हैं, अगर मैं यहां पर कहता हूं तो सबसे पहला जो नेशनल पार्क है, वो सबसे पहला नेशनल पार्क क्या है, सबसे पहला नेशनल पार्क है दैट इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अब ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो मैं शेयर साझा करूंगा। ये कहता है इट इज ए बर्ड पैराडाइज फॉर बर्ड वॉचर्स। जो लोग पक्षी प्रेमी हैं, उन पक्षी प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। यानी कि जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, यहां पर विभिन्न क्षेत्रों से जब सर्दियों का मौसम होता है तो साइबेरिया से, रसा का जो कोल्ड एरिया होता है वहां से पक्षी जो होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड होते हैं, वो माइग्रेटरी बर्ड वहां से आते हैं और वो यहाँ पर आके कुछ समय के लिए रुकते हैं एंड देन आफ्टर फिर वो वापस चले जाते हैं। और यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ये जो पक्षी होते हैं, ये जो बर्ड्स होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये किसी भी डायरेक्शन में ऐसे ही चल पड़ते हैं। नहीं, इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, इनकी एक विशेष दिशा होती है। आप देखेंगे कि ये जो पक्षी होते हैं, ये अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करते हैं। और रिसेंटली कुछ दिन पहले न्यूज में भी था कि बहुत सारे पक्षी जो हैं वो गलत जगह पर पहुंच जा रहे हैं, कि किसी विशेष मौसम में उनको किसी विशेष स्थान पे जाना था लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे। अब कारण क्या है इसका जो कारण है वो कारण है कि अर्थ अपना मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है। और अर्थ आपको पता होगा, मैं ज्योग्राफी में बताऊंगा किस दिन आपको, कि अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक नहीं है। तो अर्थ क्या करता है, उसको चेंज करता है। तो रिसेंटली अर्थ अपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहा है, तो उसकी वजह से वो पक्षी जो हैं, वो पक्षी दूसरे जगह पर पहुंच जा रहे हैं और उसकी वजह से अल्टीमेटली वो सही लोकेशन पर नहीं पहुंचेंगे तो उनकी डेथ हो रही है। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है, ये पक्षी प्रेमियों के लिए आप ये कह सकते हैं कि ये एक स्वर्ग है। तो कैसे है स्वर्ग? दिस पार्क इज फेमस फॉर इट्स माइग्रेटरी एज वेल एज रेजिडेंट बर्ड, कि माइग्रेटरी बर्ड भी हैं जो माइग्रेशन करके आते हैं और रेजिडेंट बर्ड भी हैं। माइग्रेटरी स्पीसीज रीच हियर आफ्टर कवरिंग इनक्रेडिबल डिस्टेंस। उनका होमलैंड यूरोप में है, साइबेरिया में है और सेंट्रल एशिया में है। यानी कि सेंट्रल एशिया से, साइबेरिया से, यूरोप से जो कोल्ड एरिया है, तो सर्दियों का मौसम होता है तो वहां मौसम बड़ा ठंडा हो जाता है, तो उस समय पर वो पक्षी वहां से चल देते हैं।
दे बिकम्स इनहेबिटेबल ड्यू टू कोल्ड टेम्परेचर, स्नो कवर्ड ग्राउंड एंड फ्रोजन लेक। वहां पर जो लेक्स होते हैं वो जम जाती हैं, जो एकदम बर्फ गिर जाती है। माइग्रेटरी बर्ड स्टार्ट अराइविंग इन द पार्क इन सेप्टेम्बर, बर्ड यूज पार्क एज रेस्टिंग प्लेस टिल द फॉलोइंग मार्च अप्रैल। कहता है प्रवासी पक्षी सितंबर में पार्क में आना शुरू होते हैं और अगले मार्च अप्रैल तक पार्क को आरामगाह के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और गर्मियों और मॉनसून के महीने के दौरान पार्क में कई स्थानीय पक्षी प्रजातियां रहती हैं। कुल मिलाकर लगभग 250 पक्षी प्रजातियां यहां पर देखी जाती हैं। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क में लगभग 250 पक्षियां हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क की लोकेशन की बात करते हैं तो ये गुड़गांव में पड़ता है। गुड़गांव में पड़ता है। गुड़गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर फर्रुख नगर एक जगह पड़ती है, और गुड़गांव से जो फर्रुख नगर का रास्ता है वहां पर सुल्तानपुर नेशनल पार्क पड़ता है। यहां पर एक लेक भी है, और वो जो लेक है मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूं अभी। कहता है दैट पिछले 100 वर्षों से भी अधिक समय से सुल्तानपुर झील पक्षियों को आकर्षित करती आ रही है। ये जो सुल्तानपुर झील है इसके बारे में मैं बता दूं आपको, आप लोग लिख लेंगे कि जो सुल्तानपुर लेक है इट इज ए प्लाया लेक। ये झील एक प्लाया झील है। अब आप कहेंगे सर ये प्लाया लेक क्या होती है? सो प्लाया लेक आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि कोई ऐसा एरिया होता है जहां पर कुछ सीजनल स्ट्रीम्स होती हैं। ठीक है, लेट अस सपोज ये कोई माउंटेन था और यहां से कोई सीजनल स्ट्रीम्स चल रही थी, और ये सीजनल स्ट्रीम जाके किसी पर्टिकुलर एरिया में वाटर को कलेक्ट कर देती हैं। जब यहां ये इस वाटर को कलेक्ट कर देती हैं तो इस लेक को क्या कहा जाता है? इस लेक को प्लाया लेक कहा जाता है। जैसे आपकी सांभर लेक है, सांभर लेक प्लाया लेक है। सुल्तानपुर लेक है, सुल्तानपुर लेक भी प्लाया लेक है। तो सुल्तानपुर लेक एक प्लाया लेक है। लेकिन 1969 में नई दिल्ली में प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के संघ IUCN के सम्मेलन में आधिकारिक तौर पर इस आर्द्र भूमि की क्षमता पर प्रकाश डाला गया। अब यहां एक डिस्कशन आ गया कि ये जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है इट इज ऑल्सो ए वेटलैंड। ये एक आर्द्र भूमि भी है। रामसार कन्वेंशन के अनुसार भिंडावास और सुल्तानपुर हरियाणा में 2 वेटलैंड हैं, 2 रामसार साइट्स हैं, तो ये आर्द्र भूमि भी है। नेक्स्ट कहता है IUCN के पीटर जैक्सन और दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इंदिरा गांधी को पक्षी और पशु प्रेमी माना जाता था। ठीक है, पशुओं से बड़ा प्रेम करती थी वो, बेजुबान जानवरों से निभाई थी। परिणाम स्वरूप 2 अप्रैल 1971 को पंजाब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1959 की धारा 8 के अंतर्गत इस झील को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया, और 5 जुलाई को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा, अब आपके पास आ गया है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये आ गया, दैट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है ये रहा, अंडर द WPA 1972, और उसके तहत इसका दर्जा बढ़ाकर राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया, इसको नेशनल पार्क कर दिया गया, और इसके साथ ही क्षेत्रफल को बढ़ाकर 1.42 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान सधराना, चंदू, सुल्तानपुर और सैदपुर ये गांव हैं जो यहां पर आसपास पड़ते हैं, लेकिन बेसिकली इसको क्या कहा जाता है कि सुल्तानपुर लेक है। ठीक है, तो ये आपका नेशनल पार्क है। दूसरा जो नेशनल पार्क है हरियाणा में, वो दूसरा नेशनल पार्क आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, ये नेशनल पार्क है कालेश्वर। देखो ये है कालेश्वर नेशनल पार्क। अगर हम कालेश्वर नेशनल पार्क की बात करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि कालेश्वर नेशनल पार्क जो है इट इज सिचुएटेड इन द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज। ये आपका शिवालिक की जो फुट हिल्स है वहां पर पड़ता है। और अगर हम बात करते हैं तो कालेश्वर नेशनल पार्क आता है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। जो आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क है वो गुड़गांव में है, कालेश्वर नेशनल पार्क है वो यमुनानगर में है। और कालेश्वर नेशनल पार्क बड़ा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ठीक है, ये इसका एरिया जो है वो एरिया भी बड़ा है, और ये शिवालिक के फुट हिल में पड़ता है। तो आप जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर शिवालिक जो है उस शिवालिक के फुट हिल में पड़ता है, तो यहाँ पर जो रिवर्स होंगी, स्ट्रीम्स होंगी, वो स्ट्रीम्स भी आती होंगी। नेक्स्ट क्या कहता है, इट इज शेयरिंग बाउंड्री विद 3 स्टेट्स। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये 3 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तरांचल के साथ और यूपी के साथ। यानी कि ये तीनों स्टेटों के साथ बाउंड्री को साझा कर रहा है। द यमुना रिवर फॉर्म्स द ईस्टर्न बाउंड्री विद उत्तर प्रदेश, और इसके ईस्टर्न बाउंड्री जो बनाती है वो यमुना रिवर बनाती है। स्टेट्स ईस्टर्न बाउंड्री विद उत्तर प्रदेश, मेन शिवालिक रिज
सेपरेट स्टेट बाउंड्री अमंग हरियाणा, हिमाचल, उत्तरांचल इन द नॉर्थ। और नॉर्थ में शिवालिक के जो फुट हिल है, शिवालिक की जो तलहटी है, उस शिवालिक की तलहटी में आता है ये कलेश्वर नेशनल पार्क। और ये इसका जो नाम पड़ा वो कालेश्वर, बेसिकली कालेश्वर, और काल भगवान शिव को कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे कि कालों के काल महाकाल और महाकाल भगवान शिव को कहा जाता है। तो कलेश्वर जो है शिवा टेम्पल लोकेटेड इन द प्रोटेक्टेड एरिया, कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा भगवान शिव का मंदिर है, और उस शिव के मंदिर के होने की वजह से इसका जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा, कालेश्वर पड़ा। द होल एरिया इज फुल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब आप एक बात समझो कि अगर ये शिवालिक के फुट हिल में है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो एरिया होगा ये बायोडाइवर्सिटी रिच होगा ही होगा, यहां पर जैव विविधता मिलेगी ही मिलेगी। हैविंग डेंस साल फॉरेस्ट, खैर फॉरेस्ट एंड पैचेस ऑफ द ग्रासलैंड। तो यहां पर क्या मिलते हैं, साल फॉरेस्ट है, ठीक है। हिमालय की फुट हिल्स में देखेंगे तो साल फॉरेस्ट मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे टीक फॉरेस्ट आगे मिलते हैं, और साल फॉरेस्ट मिलते हैं। वहां एक बात याद रखना कि साल फॉरेस्ट जहां मिलेंगे वहां पर आपको टीक भी मिलेगा, लेकिन टीक डोमिनेंटली नहीं मिलता है, मेनली टीक नहीं मिलता है। जब हम नेचुरल वेजिटेशन को डिवाइड करते हैं तो हम साल फॉरेस्ट को अलग कैटेगरी में रखते हैं, टीक फॉरेस्ट को हम अलग कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन इन दोनों को अलग अलग कैटेगरी में रखने के बाद भी हम ये कहते हैं कि साल फॉरेस्ट जहां मिलते हैं वहां टीक भी मिलता है, जहां टीक मिलता है वहां साल भी मिलता है। लेकिन जहां साल डोमिनेंट है वो साल फॉरेस्ट है, जहां टीक डोमिनेंट है वो टीक फॉरेस्ट है। एंड पैचेज ऑफ द ग्रासलैंड, और घास के मैदान यहां देखने को मिलते हैं। विच सपोर्ट एन अमेजिंग वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। और यहां पर बहुत सारी प्लांट स्पीसीज, बहुत सारी एनिमल स्पीसीज मिलती हैं। पार्क वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क ऑन 8 दिसंबर 2003। 2003 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया, और इसका जो एरिया है आप देख सकते हैं 11,570 एकड़। सो इट इज ए लॉन्ग एरिया। कलेश्वर नेशनल पार्क जो है वो कलेश्वर नेशनल पार्क बहुत बड़ा एरिया है, लॉन्ग एरिया। जस्ट एडजेसेंट टू नेशनल पार्क इज कलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये कलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहां पर, एंड इट वाज नोटिफाइड ऑन 13 दिसंबर 1996 हैविंग एन एरिया ऑफ 13,209 एकड़, ठीक है। तो इसका टोटल एरिया ये हो जाता है। नेक्स्ट कहता है कलेश्वर नेशनल पार्क हैज गॉट लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो ये बार बार एक चीज का जिक्र कर रहा है, ये रिपीटेडली एक बात का जिक्र कर रहा है कि दिस एरिया इज वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। अगर हम जैव विविधता की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में जैव विविधता आपको बहुत मिलती है, एंड इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी इन दिस पार्ट ऑफ कंट्री। और यहां पर अगर आप हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा इकोलॉजिकल स्टेबल स्टेट्स में आता है। भाई हरियाणा है, यूपी है, पंजाब है, एमपी है, यहां आप देखेंगे यहां ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशंस है, ऐसा नहीं है कि यहां पर साइक्लोन्स हैं, ऐसा नहीं है कि यहां पर और कोई नेचुरल फिनोमिना है, कोई क्लाइमेटिक वेरिएशंस हैं जिसकी वजह से यहां मौसम ज्यादा खराब होता है, कोई क्लाउड बस्ट की एक्टिविटीज ज्यादा नहीं देखने को मिलती हैं, तो इसलिए लैंडस्लाइड्स नहीं होते हैं। अदर देन दैट लैंडस्लाइड्स के अलावा अर्थक्वेक नहीं आते हैं, कोई वोल्केनोज नहीं है, तो इकोलॉजिकली स्टेबल एरिया है ये, ठीक है। तो वही कह रहा है ये। एंड इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इट इज स्टोर हाउस ऑफ न्यूमरस मेडिसिनल प्लांट। आपको पता है हिमालय में तो वैसे ही बहुत सारे न्यूमरस मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं, तो ये हिमालय की तलहटी में है, फुट हिल्स में है। इट हाउस मैनी थ्रेटेंड एनिमल्स लाइक लेपर्ड मिलते हैं यहाँ पे, घोड़ाल, बार्किंग डियर, भौंकने वाला हिरण, सांबर, चीतल, पाइथन, किंग कोबरा, मॉनिटर लिजार्ड एक्सेट्रा। ये जो जानवर हैं ये जानवर यहां पर पाए जाते हैं। ओकेजनली टाइगर एंड एलिफेंट विजिट दिस पार्क। ये सवाल हरियाणा के कई एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। यहीं से ये एज इट इज ये स्टेटमेंट कि टाइगर्स एंड एलिफेंट्स विजिट्स दिस पार्क, और ये कहां से आते हैं, राजाजी नेशनल पार्क जो कि उत्तरांचल में लोकेटेड है। तो राजाजी नेशनल पार्क जो है, जो उत्तराखंड में लोकेटेड है, वहां से कई बार टाइगर और एलिफेंट ओकेजनली यहां पर देखे जाते हैं। इफ लिटिल इंप्रूवमेंट इन हैबिटाट मैनेजमेंट इज डन इन दिस पार्क, टाइगर एंड एलिफेंट में स्टे थ्रू आउट द ईयर। और अगर थोड़ा सा मैनेजमेंट ठीक किया जाए, मतलब आप देखिए कि जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, जो हमारी जैव विविधता है, या फिर हमारे जंगली जानवर हैं,
ये आज हम देख रहे हैं कि विलुप्त होने के कगार पे है। बहुत सारी थ्रेटेंड स्पीसीज हैं, बहुत सारी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। IUCN रेड लिस्ट जो है वो डेटा डिक्लेयर करता रहता है, डेटा बताता रहता है, बट इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है कि हम इनको प्रिजर्व करें, हम इनको कंजर्व करें। और एक्चुअली ये है कि हम कई बार सुनते हैं कि टाइगर गांव में घुस गया, ठीक है, वहां पर चीता गांव में घुस गया। चीता गांव में नहीं घुसा है, गांव जो चीता के रहने का स्थान था वहां घुस गए। हमने डिफोरेस्टेशन कर दिया है, हमने जंगलों को काट दिया है, और जंगलों को काट के और हम कहाँ पहुंच गए हैं, हम जो इनके स्थान थे, जो इनका हैबिटेट था, वहां पहुंच गए हैं। सो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस, हमें इस बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, कि जो एनिमल्स का जो हैबिटेट है, जो उनके घर हैं, कि हम डेवलपमेंट तो करें बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। डेवलपमेंट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपने इन्वायरमेंट को ही खत्म कर दिया, जब आपकी जो है ना अल्टीमेटली आगे आने वाले समय में लाइफ एक्सपेक्टेंसी खत्म होगी, आप नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म करते जा रहे हैं, देन हाउ दिस इज फेयर? ये तो फेयर है ही नहीं। तो अगर हम ऐसा करते हैं मैनेजमेंट, तो टाइगर और एलिफेंट लंबे समय तक यहां रह सकते हैं। सो दिस पार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंजर्वेशन ऑफ हाईली थ्रेटेंड एनिमल लाइक टाइगर एंड एलिफेंट। और एलिफेंट आपको पता है, एलिफेंट तो बहुत ही जो है वो वाइज और बहुत ही जेंटल एनिमल है। दिस हैबिटेट कैन प्रोवाइड अल्टरनेट होम फॉर दीज टू एनिमल कमिंग फ्रॉम राजाजी नेशनल पार्क। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अगर टाइगर और एलिफेंट के लिए अगर कोई राजाजी नेशनल पार्क का अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट क्या हो सकता है? ये नेशनल पार्क हमारा जो कालेश्वर नेशनल पार्क है, वो कालेश्वर नेशनल पार्क हो सकता है। यमुनानगर में लोकेटेड है और भगवान शिव का यहाँ पर मंदिर है। काल का मंदिर होने के कारण इसका जो नाम है वो कालेश्वर नाम पड़ा है। तो ये 2 नेशनल पार्क हैं जो कि हमारे हरियाणा में है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, तो हरियाणा में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो देख लेते हैं कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो सबसे पहले यहां लिखा है दैट इज भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है? ये डिस्ट्रिक्ट झज्जर में लोकेटेड है। तो देखो, ऐसे सवाल वो मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है, या फिर डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर लोकेटेड है। रेवाड़ी दे देगा, झज्जर ना देके रोहतक दे देगा, गुड़गांव दे देगा। तो भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झज्जर में लोकेटेड है, लगभग 15 किलोमीटर झज्जर से दूर है, और इट इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज बर्ड सेंचुरी बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और इसको पक्षी अभ्यारण्य भी डिक्लेयर किया गया है। और ये ज्यादा दूर नहीं है, आपका जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है उससे ज्यादा फार, इट इज नॉट सो मच फार अवे फ्रॉम द सुल्तानपुर नेशनल पार्क, उसके नजदीकी है। दूसरा है खापड़वास बर्ड सेंचुरी। अगर खापड़वास बर्ड सेंचुरी है, ये भी कहां पर है? ये भी झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये दोनों झज्जर में है, लिख लेंगे आप इसको। दैट इज भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड खापड़वास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोथ आर लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट झज्जर। दोनों के दोनों झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है नहाड़। ये नहाड़ बोल लो, या फिर इसको लोकली नहाड़ भी कहते हैं, नहाड़ या फिर नहार। सो नहाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन द कोसली। तो कोसली कहां पर पड़ता है? कोसली रेवाड़ी में पड़ता है, ठीक है, तहसील है कोसली, और कोसली सब डिवीजन भी है कोसली, और वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट आपको पता होगा कि हरियाणा का, अगर हम बात करते हैं कि आज सबसे उभरते हुए जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो जिले हैं, तो उसमें एक नाम किसका आता है? रेवाड़ी का आता है। बिकॉज इसका रीजन है कि रेवाड़ी जो है वो नियर बाई किसके पड़ता है? बावल। और बावल जो है, बावल है, और बावल के साथ धारूहेड़ा। ये बावल और धारूहेड़ा से ज्यादा दूर नहीं है रेवाड़ी, ठीक है। आई हार्डली बावल से 10 से 15 किलोमीटर दूर होगा, और लगभग 15 किलोमीटर दूर धारूहेड़ा से होगा। और ये जो बावल और धारूहेड़ा बेल्ट है, ये पूरी की पूरी बेल्ट है, ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत है, ठीक है। और भिवाड़ी है, बावल है, धारूहेड़ा है। तो इंडस्ट्रीज होने के कारण जो वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, वो अपना
रेजिडेंस कहाँ पर करते हैं, रेवाड़ी में करते हैं। रेवाड़ी की लोकेशन गुड़गांव से ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 50 किलोमीटर 55 किलोमीटर होगा। और रेवाड़ी से और दिल्ली के लिए जो कनेक्टिविटी है वो रेल कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बाई रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। दूसरा जो दिल्ली जयपुर हाईवे है वो दिल्ली जयपुर हाईवे बावल से होकर गुजरता है। तो दिल्ली जयपुर हाईवे बावल से होकर गुजरने के कारण जो डेली पैसेंजर हैं या फिर और जो यातायात की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बहुत अच्छी अवेलेबल हैं। और ये रीजन है, ये सब कारण है कि रेवाड़ी जो है वो एक उभरता हुआ स्टेट है, उभरता हुआ डिस्ट्रिक्ट है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी आपको पता है कि हरियाणा में जो मेट्रो है वो मेट्रो गुड़गांव तक है। गुड़गांव में लास्ट जो मेट्रो स्टेशन पड़ता है वो आपका हुडा सिटी सेंटर गुड़गांव में पड़ता है। तो गुड़गांव की जो मेट्रो है उसका एक्सटेंशन अब रिसेंटली हार्डली 1-1.5 महीने पहले इसके बारे में रिसेंटली न्यूज भी थी कि गुड़गांव में जो मेट्रो है उसको एक्सटेंड करके कहां तक पहुंचाया जा रहा है, उसको धारवेड़ा तक। तो धारवेड़ा तक अगर मेट्रो आ जाती है तो फिर उसके बाद दिल्ली से और अच्छी कनेक्टिविटी यहां पर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहां पर लोकेटेड है, नाहड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोसली में लोकेटेड है, जो कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। इट इज ऑल्सो नोन एज शोंथी रिजर्व फॉरेस्ट, इज लोकेटेड नियर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और आपको पता है कि हरियाणा में अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से 2 यूनिवर्सिटी हैं जो सबसे पुरानी, एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है और दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक है। तो ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ज्यादा दूर नहीं है और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में ही है इन द इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा। एंड बाबा रोदानाथ देरा टेम्पल इज ऑन द पेरिफेरी ऑफ द छिलछिला सेंचुरी। तो इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं। वो आपसे क्या कह देगा, वो स्टेटमेंट बना के दे देगा कि बाबा रोडानाथ डेरा मंदिर जो है वो नाहड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पेरिफेरी पे लोकेटेड है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाबा रोडानाथ डेरा, और एक बहुत बड़ा मेला भी यहाँ पर जो है वो लगता है। सो बाबा रोडानाथ डेरा टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ छिलछिला। तो छिलछिला कहां पर है, इट इज ऑन कुरुक्षेत्र, इट इज इन कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेक्स्ट है सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देखो इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज शोनसर फॉरेस्ट, और शोनसर फॉरेस्ट है और नाम फिर क्या पड़ जाता है, सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसको देख लो, दैट इज सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये कहां पर लोकेटेड है, इट इज इन द कैथल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट, स्प्रेड ओवर एरिया दिस, और एरिया याद करने की जरूरत नहीं है, नो नीड। ठीक है, तो देखो कलेश्वर नेशनल पार्क अभी मैंने जिसका जिक्र किया, मोरनी हिल्स और सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दीज आर द रेस्पेक्टिवली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन इंडिया। तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि सबसे बड़ा फॉरेस्ट अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, कलेश्वर नेशनल पार्क है। उसके बाद दूसरा क्या है, मोरनी हिल्स है, और तीसरा क्या है, सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दे आर रेस्पेक्टिवली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन इंडिया। वो हरियाणा के पहले, दूसरे और तीसरे सबसे बड़े वन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिरसा में लोकेटेड है, और बहुत बार पेपर में पूछा। अगर हम हरियाणा सिविल सर्विसेज के हटके थोड़ा सा देखें कि जो HSSC का एग्जाम होता है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एग्जाम होता है, तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के डिफरेंट एग्जाम्स में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आपको बहुत ज्यादा सवाल मिलेंगे, और रिपीटेडली सवाल पूछे गए हैं, रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सो इट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ दिस एरिया। तो एरिया याद रखने की जरूरत नहीं है, नो नीड, कोई जरूरत है नहीं एरिया याद रखने की। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है खोल ही रेतान, और खोल या खैल ही रेतान, इसको खोल ही रेतान बोलते हैं। और ये कहां पर लोकेटेड है, इट इज इन द पंचकुला, ये पंचकुला में लोकेटेड है। तो दूसरा लिख लो, खोल ही रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन द पंचकुला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तीसरा है बीर शिकारगढ़ भी पंचकुला में है। तो पंचकुला में खोल ही रेतान भी है और पंचकुला में बीर शिकारगढ़ भी है। तो दोनों किस में लोकेटेड है, दोनों ही पंचकुला में लोकेटेड है। तीसरा है असोला, नेक्स्ट है असोला भाटी, ये भी सो मच इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो सो मच इंपॉर्टेंट। असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवरिंग दिस एरिया in the southern Delhi ridge of Aravalli Hill Range
ऑन दिल्ली हरियाणा बॉर्डर लाइज इन सदर्न दिल्ली एज वेल एज नदर्न पार्ट्स ऑफ फरीदाबाद एंड गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। अगर हम अरावली की बात करते हैं तो आपको पता है कि अरावली की जो पहाड़ियां हैं, वो अरावली की पहाड़ियां कहां से शुरू होती हैं? गुजरात से शुरू होता है, और गुजरात के बाद आता है ये राजस्थान, और राजस्थान के बाद अगर मैं यहां पर आपको लोकेट करके बताऊं तो यहां से शुरू होता है अरावली और ऐसे चलता है अरावली। तो अरावली गुजरात के पालनपुर से शुरू होता है, राजस्थान और फिर हरियाणा, और फिर हरियाणा के बाद कहां तक फैला हुआ है? दिल्ली तक। तो इसने यहां पर कहा सदर्न दिल्ली रिज। तो ये जो अरावली है ना, ये जो शब्द लिखा है यहां दिल्ली रिज, इस दिल्ली रिज का मतलब अरावली ही है। जो अरावली की पहाड़ियां हैं, अगर आप राजस्थान में जगह देखेंगे तो एक लोकेशन पड़ती है अलवर। जो अलवर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उस अलवर के बाद अरावली एकदम लो लाइंग हो जाती है। अरावली की जो हाइट है वो हाइट कम हो जाती है। अरावली की हाइट कम होने के बाद जब ये दिल्ली में आती है तो दिल्ली में इसको क्या कहा जाता है? दिल्ली में अरावली को ही दिल्ली रिज कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए, यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस, कि जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन जो है वो किस पर लोकेटेड है? वो अरावली की जो पहाड़ियां हैं उसी पर लोकेटेड है। ठीक है, दिल्ली रिज पर ही लोकेटेड है, तो ये जान लो आप। तो ये कहां पर? अच्छा, अगर हम गुरुग्राम में बात करते हैं तो गुरुग्राम में अरावली रेंजेस दिखाई देती हैं। अगर फरीदाबाद की बात करते हैं तो फरीदाबाद के पास से अरावली रेंजेस निकलती हैं। और एक बात मैं बता दूं कि हरियाणा का जो मैदान है, वो हरियाणा का मैदान अपलिफ्टेड है, उठा हुआ है, बिकॉज हरियाणा का जो मैदान है उसके नीचे अरावली हिल्स है, उसके नीचे अरावली रेंज है। तो अरावली पहाड़ी नीचे होने के कारण हरियाणा का जो मैदान है वो अपलिफ्टेड है। अगर आप पूरे नॉर्थ इंडियन प्लेन को देखेंगे तो नॉर्थ इंडियन प्लेन इस तरीके से है, इस तरीके से। तो यहां पर जो अपलिफ्टमेंट है वो अरावली की वजह से ही है। और अरावली जो है ये क्या है? अरावली क्या है? अरावली इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जिसकी उम्र 540 मिलियन वर्ष है। इट इज 450 मिलियन ईयर्स ओल्ड। और अभी अरावली क्या हो गया है? अभी अरावली रैली माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत बच गया है, बिकॉज इतने लंबे समय से इसका इरोजन होता रहा है, ठीक है, डेन्यूडेशन होता रहा है, अपरदन होता रहा है, कटाव होता रहा है हवाओं की वजह से और जियोमॉर्फिक फैक्टर्स थे उनकी वजह से, इसलिए अरावली। दूसरा, अरावली में इलीगल माइनिंग बहुत है, अरावली में इलीगल माइनिंग बहुत ज्यादा है। अगर अरावली के इलीगल माइनिंग की बात करते हैं तो राजस्थान में जो अरावली है वो अरावली बहुत जगह पर कट गया है, अरावली बहुत जगह पर खत्म हो गया है। और एक अंदाजा है कि 2030 तक लगभग 30% अरावली खत्म हो जाएगा। मतलब पता ही नहीं चलेगा कि यहां पर एकदम मैदान हो जाएगा, समतल मैदान बन जाएगा कि यहां कभी पहले अरावली पर्वत हुआ करता था, होता था। ठीक है, तो ये आपका असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा जो है वहां पर लोकेटेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके जो भिंडावास है और आपका जो सुल्तानपुर है, ये दोनों क्या है? आपके दोनों वेटलैंड भी है, आपको पता होना चाहिए, यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस। तो वेटलैंड जो होती है वो वेटलैंड क्या होती है? इट इज ए डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम, एक विशेष प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो इसको जान लो, इसको पढ़ लो एक बार, कि अगर हम बात करते हैं दैट वेटलैंड इज ए डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम वेयर द लैंड इज कवर्ड बाय वाटर, ईदर सॉल्ट और फ्रेश वाटर। तो लैंड कवर्ड बाय वाटर होना चाहिए, वो सॉल्ट वाटर भी हो सकता है, वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है, और समवेयर इन बिटवीन, और उसके बीच में भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए फ्रेश वाटर ही चाहिए या सॉल्ट वाटर चाहिए। इट एग्जिस्ट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम पोलर टू ट्रॉपिकल रीजन। यानी कि मैं कहता हूं कि ये इक्वेटर है, ये पोलर एरिया है, तो कि वेटलैंड यहां मिलती है, नहीं, वेटलैंड आपको कहीं भी मिल सकती है, पोलर एरिया से ट्रॉपिकल एरियाज तक, एंड हाई एल्टीट्यूड्स टू ड्राई रीजन। और अगर हाई एल्टीट्यूड पे चले जाएं वहां भी लेक मिल सकती हैं, अगर हम डेजर्ट एरिया में आ जाएं वहां भी लेक मिल सकती हैं। वेटलैंड आर द इकोटोन और द ट्रांजिशन जोन बिटवीन परमानेंटली एक्वेटिक। देखो ट्रांजिशन जोन क्या होता है, इकोटोन क्या होते हैं, ये कोई इकोसिस्टम था, ये कोई इकोसिस्टम था, इन दोनों के बीच में ये जो ट्रांजिशन जोन बन गया, जो संक्रमण क्षेत्र बन गया, वो बन गया इकोटोन। उसको क्या कहते हैं?
उसको फिर क्या कहते हैं, हम इकोटोन कहते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं कि आपका जो भाबर क्षेत्र है वो भाबर किसके बीच में है, नदर्न इंडियन प्लेन्स, उत्तरी भारतीय मैदान, और उससे ऊपर है शिवालिक। तो भाबर नॉर्थ इंडियन माउंटेन में नॉर्थ इंडियन प्लेन में सबसे पहला जो एरिया है वो भाबर कहलाता है। तो भाबर क्या बच गया, भाबर क्या बन गया, भाबर ट्रांजिशन जोन बन गया। आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं वो कोस्टल एरिया में होते हैं, तो एक तरफ तो ओशन है और दूसरी तरफ लैंड है, तो ओशन और लैंड के बीच में ट्रांजिशन जोन बन गया, तो वो क्या कहलाएंगे, वो आपके इकोटोन है। ठीक है, ओके। रामसार कॉन्वेंशन, रामसार एक जगह है ईरान में जहां पर यह कॉन्वेंशन हुआ था कि वेटलैंड्स के रिगार्डिंग, हैज डिफाइंड वेटलैंड एज एरिया ऑफ मार्स, दलदली भूमि है, फैन, पीटलैंड और वाटर, वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। और जरूरी नहीं है कि ये जो एरिया हो यहां पर क्या हो, नेचुरली ही हो। ठीक है, यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरली भी हो सकता है। विद वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग, वाटर स्टैटिक भी हो सकता है, वाटर फ्लोइंग भी हो सकता है। फ्रेश, ब्रैकिश और सॉल्ट इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मरीन वाटर, द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर, और लो टाइड की जो डेप्थ है वो 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ए वाइड वैरायटी ऑफ वेटलैंड लाइक मार्सेस, स्वैम्प, ओपन वाटर बॉडी, मैंग्रोव एंड टाइडल फ्लैट एंड साल्ट मार्सेस एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। और आपको पता है कि भारत में, इंडिया में क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अलग अलग प्रकार के एरिया हैं, अलग अलग प्रकार की जो है वो आपको वेटलैंड दिखाई देती हैं, अलग अलग प्रकार की लेक्स हैं, अलग अलग प्रकार की मार्सेस हैं, और कुछ नेचुरल लेक हैं, कुछ मैनमेड लेक हैं। तो ये सारे के सारे एरियाज जो हैं, जो इसने जो डेफिनेशन बताई है वो किसके तहत आते हैं, वो वेटलैंड के तहत आते हैं। ठीक है, तो वेटलैंड जो होती हैं वो हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे इकोसिस्टम के शोषण के लिए, रेस्पिरेशन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन फॉर ऑफ आवर इकोसिस्टम। और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जो वेटलैंड साइट्स हैं वहां पर सीमेंटेड बना रहे हैं, उनको पक्का बना रहे हैं। वो पक्का बना रहे हैं तो वो जो उनके नेचुरल प्रोसेस हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, तो उसके भीतर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं, तो अदर जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज, हम लोग जब किसी जगह घूमने जाते हैं तो टूरिस्ट जो होता है वो जेब में पैसे डाल के और दुनिया की खुशियां खरीदने निकलता है। तो हम क्या करते हैं, हम वहां पर कुछ सामान खरीदते हैं, वहां पर प्लास्टिक की पॉलीथीन होती हैं और उनको हम क्या करते हैं, वहीं डाल देते हैं, डंप कर देते हैं। उससे उनका रेस्पिरेशन जो होता है उस रेस्पिरेशन को अफेक्ट करता है। अल्टीमेटली जो वहां पर जो जानवर होते हैं, जो उसके जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं। और इस वजह से बहुत सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो वेटलैंड्स पे आते हैं, वो माइग्रेटरी बर्ड्स वहां पर आते हैं, वहां पर कुछ डिजीज बनते हैं उनके। ठीक है, एक डिजीज होता है एवियन बोटुलिज्म। वो एवियन बोटुलिज्म क्या होता है कि ये पैरालिसिस होता है बर्ड्स का। ठीक है, तो ये एवियन बोटुलिज्म बहुत रिसेंटली अभी जो है वो इन वेटलैंड्स में बहुत रिसेंटली ये देखा गया है, और ये इसका जो इसके लिए जो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल हैं वो रिस्पॉन्सिबल हम हैं। एक तो हमने वेटलैंड के चारों तरफ के जो एरिया है उनको क्या कर दिया है, उनको सीमेंटेड कर दिया है, कंक्रीट बना दिया है। और दूसरा, हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पर जो वेस्ट है उस वेस्ट को वहीं पर डंप कर रहे हैं। उसके लिए हम कोई अलग से कोई विशेष जो है प्रावधान नहीं बना पा रहे हैं, और इसलिए अल्टीमेटली उस रेस्पिरेशन पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो बर्ड्स होते हैं वो एक तो मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं, और दूसरा रीजन ये भी है उनकी डेथ का। तो ये मेजर कंसर्न है, जो रिसेंटली मेजर कंसर्न देखे गए हैं। तो ये वेटलैंड है। तो हरियाणा में एक तो मैंने आपको बताया भिंडावास, और एक क्या है आपकी सुल्तानपुर। ठीक है, सो अदर देन दैट, इसके अलावा वेटलैंड है वो वेयर वाटर इज प्राइमरी फैक्टर। वेटलैंड जो होती है वहां पर वाटर इज द प्राइमरी फैक्टर जो कंट्रोल करता है इन्वायरमेंट एंड द एसोसिएट प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो वेटलैंड्स में वाटर ही होता है जो कि वहां की इन्वायरमेंट को, वहां पे एसोसिएटेड प्लांट होते हैं, वहां पे जो एसोसिएटेड एनिमल्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है। वेटलैंड आर इंटीग्रल टू ए हेल्थी इन्वायरमेंट। हेल्थी इन्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है वो। दे हेल्प टू रिटेन वाटर ड्यूरिंग ड्राई पीरियड, दस कीपिंग द वाटर टेबल हाई एंड रिलेटिवली स्टेबल। और वाटर टेबल को क्या रखते हैं, हाई रखते हैं। So at the time of flood, they act to reduce flood level and to trap suspended solids and nutrients to lake than if they are flow directly into the lakes. तो हम ये कह सकते हैं कि वेटलैंड्स जो हैं वो वेटलैंड्स हमारे लिए बड़ी जरूरी हैं। और एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इसमें, that compared to tropical rain forest and coral reef,
वेटलैंड आर रिमार्केबल इन देयर बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। यहां पर बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी बहुत है। विद रेस्पेक्ट टू स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी, यानी कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज डाइवर्सिटी, दीज इकोसिस्टम्स स्टैंड हायर देन मोस्ट अदर इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम और इकोसिस्टम से बहुत ज्यादा जो है वो हायर इकोसिस्टम है। एंड वेटलैंड्स आर डाइवर्स एंड यूनिक इन स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस, प्रोबेबली मच मोर देन अदर इकोसिस्टम। वेटलैंड आर डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब जो मूव होता रहता है, चर्निंग होती रहती है, स्टैटिक नहीं है। और अल्टीमेटली इकोसिस्टम स्टैटिक थोड़ी होता है। एंड कॉम्प्लेक्स एंड आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एरे ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक वो होते हैं जो लिविंग होते हैं, एबायोटिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ वेटलैंड इज इट्स हाइड्रोलॉजिकल रेजिम। तो ऑब्वियस सी बात है, वाटर ही प्राइमरी फैक्टर है, वाटर ही सारी चीजों को कंट्रोल करता है। सो इवन फॉर द माइनर चेंजेस इन द हाइड्रोलॉजिक रेजिम ऑफ वेटलैंड, biota may respond at times markedly in terms of species composition, richness, trophic relation and the ecosystem productivity। ठीक है, तो वेटलैंड और आपके वेटलैंड के साथ साथ आज हमने जो डिस्कस किया वो हरियाणा में ये 3 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और वेटलैंड। सो आई होप ये सेशन आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आप लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी आईक्यू के एप्लीकेशन पर हरियाणा सिविल सर्विसेज के जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि आपका सिलेबस जो है वो थोरोली कवर किया जाए, आपको बहुत अच्छे तरीके से आपका सिलेबस कवरेज हो, आपको मेंस आंसर राइटिंग मिले और मेंस आंसर राइटिंग के साथ आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाए, तो नीचे एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल कर सकते हैं। और मेरा कूपन कोड है NK Live। इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको लगभग 7,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप जो भी कोर्स परचेज करते हैं तो वो कोर्स परचेज करके आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन को आप लोग आगे लेके जा सकते हैं, ताकि आप लोगों की तैयारी, आपकी प्रिपरेशन एक लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। और जब आपका नोटिफिकेशन आए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप बार बार उन चीज़ों को रिवाइज करें। एंड अल्टीमेटली रिवीजन इज द की टू द सक्सेस, और आप अपने इस एग्जाम में सफलता पाएं। तो इसी नोट के साथ आज रोकना चाहूंगा, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। और एक उम्मीद है आप लोगों से कि आप सभी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करके जाना है। सो नेक्स्ट सेशन तक के लिए इजाजत चाहता हूं। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।